इन सब बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब ने समझाने की कोशिश की, क्यों तू अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है? ऐसी औरतें ना घर की रहती हैं और ना घाट की। पर जब मुझ पर असर नहीं हुआ तो भाई ने मुझे थप्पड़ मार दिया और भाभी ताने कसने लगी और मुझे सब ने घर में कैद करने की कोशिश की। धीरे धीरे संजय के घर में, आस पड़ोस और मेरी सहेलियों में हवा की तरह यह बात फैल गई। दोनों तरफ से समझाना शुरू हो गया, पर हमारी तो दीवानगी बढ़ रही थी। डॉक्टर की पत्नी गीता एक दिन रविवार को अचानक मेरे पास आ गई और क्रोध से भरी फुफकार उठी, तुझे क्या मेरा ही पति आंख लड़ाने को मिला था? मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हमारी सुखी गृहस्थी है, उसमें आग का गोला क्यों फेंक रही हो? मैं पहले तो एकदम अवाक रह गई, फिर मैंने शांत स्वर में कहा, देखिए, जो भी आपको कहना हो अपने पति से कहो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही तुम मुझ पर कोई दबाव डाल सकती हो। मैं निष्ठुर बनी बैठी रही। फिर एकाएक उसकी आंखों में आंसू आ गए। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरा घर मत उजाड़ो। तुम तो कुंवारी हो, तुम शादी कर सकती हो, पर इस गलत रिश्ते से तुम समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। पर हम दोनों की आंखों का पानी तो मर चुका था। अब हम रेस्टोरेंट, पार्क, सिनेमा सब जगह मिलने लगे। 4-5 दिन बाद संजय की माँ हमारे घर आ गई। मैं उन्हें देखकर पिछले दरवाजे से बाहर खिसक गई। उन्होंने भी मेरे माँ बाप को बहुत समझाने की कोशिश की। कहने लगी, दोनों घरों की इज्जत धूल में मिल जाएगी और तुम्हारी लड़की की शादी भी कहीं नहीं होगी। मेरे वापस लौटने पर मेरे पिताजी ने गुस्से में मेरे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और साथ ही सख्त हिदायत दे दी कि पढ़ाई खत्म हो गई है, अब घर में रहो। बड़ी बहन ने भी समझाया, पर ना जाने मुझ पर कैसा जुनून सवार था कि सब जितना कहते उतनी ही मैं उद्दंड होती जा रही थी। रोज की चिक-चिक से परेशान होकर मैं घर से 50 किलोमीटर दूर नौकरी कर ली। इस अपरिचित जगह में संजय सप्ताह में 2 दिन मेरे पास रह जाते थे, पर हमें संतुष्टि नहीं थी। कुछ दिन बाद संजय ने सुझाव दिया, हम ऐसा करते हैं, शहर से कुछ दूरी पर ही किराए पर मकान ले लेते हैं। मैं वहाँ से रोज अस्पताल चला जाऊँगा। यह सुनकर मेरी तो बाहें खिल गईं। बस संजय ने चुपचाप एक मकान 10 किलोमीटर की दूरी पर ले लिया और थोड़ा बहुत सामान का भी इंतजाम कर लिया। मैंने भी पास के ही स्कूल में नौकरी कर ली। 6 महीने बाद ही मैं गर्भवती हो गई और पड़ोसियों की गढ़ती निगाहों से बचने के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी। हमारा कहीं भी आना जाना नहीं था। अब कहीं भी जाने से हम कतराने लगे। अस्पताल तो चल रहा था, पर सामाजिक दायरा, यार दोस्त सब ना के बराबर हो गए थे। मेरे घर वालों ने तो मुझसे बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दिया था। इसलिए अन्नू के जन्मदिन की खुशी में भी हमारे साथ कोई भी शामिल नहीं था। अन्नू 4 साल की हो गई थी। तब मन लगाने के लिए मैंने घर पर ही बच्चों की इंग्लिश की कोचिंग लेनी शुरू कर दी, पर वो भी धीरे धीरे बंद हो गई। ना जाने क्यों हमें ऐसा लगता था कि जैसे राह चलता हर आदमी हमें घूर रहा है और हमारा उपहास उड़ा रहा है। समय के साथ हमारा उन्माद भी कम हो रहा था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि संजय ने ना तो गीता को तलाक दिया और ना ही मुझसे शादी की। संजय के पिताजी ने साफ कह दिया था, तू रह उस औरत के साथ। मेरी भुजाओं में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं बहू और बच्चों को आराम से रख सकता हूँ, पर तुझे तलाक नहीं लेने दूंगा। इतना याद रखना, तू बहुत पछताएगा।
संजय पैर पटकता हुआ चला गया। गीता संजय को जाते देख रोने लगी तो उसके ससुर बोले, सब ठीक हो जाएगा बहू, तू फिक्र मत कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस दूर रहकर संजय अपनी अधपकी जिंदगी जी रहे थे। वैसे भी धीरे धीरे हमारी जिंदगी रूखी सूखी होती जा रही थी। थोड़ा बहुत प्यार था तो वो सिर्फ अन्नू की वजह से। संजय अन्नू को बहुत प्यार करते थे। सबसे बड़ी बात जो मुझे खटकती थी कि वो यह कि संजय ने अपने घर जाना बंद नहीं किया था। याद सप्ताह में वो 3-4 चक्कर लगा ही लेते थे और उनकी 2 छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी कर देते थे। यह बात मुझे पता चल गई थी। चिढ़ भी बहुत छूटती थी। हम दोनों के बीच इस बात को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था और अपने लिए असुरक्षा भी महसूस होती थी। दोस्तों, आगे की कहानी